नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम कर रहे हैं आरएस प्रीलिम्स 2023 की प्रिपरेशन और आज से हम शुरू कर रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का जो वेटेज है आरएस प्रीलिम्स में वो 15 से लेके 20 क्वेश्चंस का है, जिसमें दो पार्ट आते हैं। एक आता है स्टैटिक और एक आता है डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब आता है उसमें आते हैं करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स से 5 से लेके 6 क्वेश्चंस आते हैं और स्टैटिक से 10 से लेके 15 क्वेश्चंस आते हैं। मैं ये दोनों कवर कराऊंगा और आप चाहे साइंस बैकग्राउंड से हो या फिर नॉन साइंस बैकग्राउंड से, आप इजीली यहाँ से 15 से लेके जो 20 क्वेश्चंस हैं उनको इजीली हैंडल कर पाओगे। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है उसका नाम है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी यानी कि स्पेस टेक्नोलॉजी। तो चलिए शुरू करते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी को। देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि स्पेस टेक्नोलॉजी का विकास क्यों किया गया। तो इसका मुख्य जो उद्देश्य है वो है अनुसंधान करना यानी कि रिसर्च करना। और कहाँ पे रिसर्च करना? अंतरिक्ष में रिसर्च करना। अब हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो 3 तरीके से अध्ययन करते हैं, किसका? अंतरिक्ष का, या फिर रिसर्च करते हैं स्पेस में। जो पहला तरीका है वो है पृथ्वी पर रहते हुए अंतरिक्ष का अध्ययन करना। तो ये कैसे किया जाता है? ये किया जाता है जैसे कि टेलीस्कोप के माध्यम से। टेलीस्कोप के माध्यम से हमारे साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं स्पेस में। इसके बाद में सेकंड तरीका है अंतरिक्ष से आने वाली विकिरणों, जैसे कि एक्सरे हो गई, गामा रे हो गई, यूवी रे हो गई। तो जो भी विकिरण आती हैं उनका अध्ययन करते हैं, या फिर जो भी पिंड आते हैं जैसे कि उल्का पिंड, उनका अध्ययन कर ये पता लगाते हैं कि जो अंतरिक्ष हैं उसमें किस किस प्रकार के मटेरियल अवेलेबल हैं। इसके बाद में जो तीसरा और सबसे मोस्ट फेमस तरीका है वो है अंतरिक्ष में किसी उपकरण जैसे कि सैटेलाइट अथवा मानव को भेजकर क्या किया जाता है? रिसर्च की जाती है। तो हमारे साइंटिस्ट 3 तरीके से रिसर्च करते हैं स्पेस में। अब हम बात करते हैं कि दुनिया ने कौन कौन से सैटेलाइट भेजे हैं और उन सैटेलाइट से क्या क्या हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो सैटेलाइट है वो है स्पुतनिक 1। आपको स्टार मार्क करना है। क्यों स्टार मार्क करना है? क्योंकि अंतरिक्ष में प्रक्षेपित विश्व का प्रथम मानव निर्मित उपग्रह है। आपसे पूछा जाए कि प्रथम मानव निर्मित अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला जो उपग्रह है वो कौन सा था, तो वो है स्पुतनिक 1। और ये किसने भेजा था? तो यूएसएसआर के द्वारा। आज का जो रूस है वो पहले यूएसएसआर हुआ करता था। तो यूएसएसआर के द्वारा 1957 में स्पुतनिक 1 सैटेलाइट भेजा गया था, जो कि प्रथम मानव निर्मित उपग्रह था। इसके बाद में 1957 में ही यूएसएसआर ने स्पुतनिक 2 भेजा और स्पुतनिक 2 में लाइका नामक कुत्ते को भेजा। साइंटिस्ट ये देखना चाहते थे कि किसी सजीव पर अंतरिक्ष में क्या इफेक्ट होता है, उसको चेक करने के लिए, उस पर रिसर्च करने के लिए स्पुतनिक 2 भेजा गया था। आगे चलते हैं तो आगे वोस्टॉक 1 मिशन है। वोस्टॉक 1 मिशन वह मिशन है जिसमें यूरी गागरिन, जो कि प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे, को अंतरिक्ष में भेजा गया था। और यह भी यूएसएसआर के द्वारा ही भेजा गया था, 1961 में भेजा गया था। तो आप देख रहे हो कि शुरू में जो यूएसएसआर है उसका स्पेस में बोलबाला था। इसके बाद में आगे चलते हैं तो आगे देखिए वोस्टॉक 6 मिशन की बात करें तो इस पर भी आप स्टार मार्क कर लो, क्योंकि जो वोस्टॉक 6 था उसमें वेलेंटिना तेरेस्कोवा नाम की एक महिला थी और वो है पहली महिला थी जो कि अंतरिक्ष में गई थी। और ये किसके द्वारा भेजा गया था? यूएसएसआर के द्वारा ही भेजा गया था 1963 में। तो वोस्टॉक 6 से वेलेंटिना तेरेस्कोवा, जो कि पहली अंतरिक्ष महिला थी, यूएसएसआर के द्वारा 1963 में भेजा गया था। आगे बात करें तो अपोलो 11 से पहले मैं बात करूं 1958 में अमेरिका के द्वारा नासा की स्थापना की गई थी, जो कि एक अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी है अमेरिका की। अब देखो, जो अपोलो 11 मिशन है वो एक चंद्रमा का मिशन है, यानी कि लूनर मिशन है। चंद्रमा पर भेजा गया था। और कब भेजा गया था? नासा के द्वारा 1969 में भेजा गया था। इस अंतरिक्ष यान में 3 व्यक्ति थे। एक था बज एल्ड्रिन, दूसरा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एक और था जिसका नाम है माइकल कोलिंस। ये तीसरा व्यक्ति था। तो ये 3 व्यक्ति इस अपोलो 11 मिशन में गए थे। और आपसे ये पूछा जाए कि चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा था, तो वो रखा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था। और किस मिशन के यात्री थे ये? अपोलो 11 के। किसने भेजा था? नासा ने भेजा था। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं
आर्यभट्ट की, जो कि एक भारत का क्या है मिशन था। आर्यभट्ट की बात करने से पहले हम थोड़ा सा जो भारत की स्पेस एजेंसी हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, इनकोस्पार, सबसे पहले इनकोस्पार का गठन 1962 में किया गया, यानी कि इसरो से पहले इनकोस्पार का गठन किया गया था। और इनकोस्पार का मतलब है इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। इसका गठन किया गया था 1962 में, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। यदि आपसे पूछा जाए कि इनकोस्पार के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो वो थे डॉक्टर विक्रम साराभाई, जो कि 1962 में इनकोस्पार बना था, उसके अध्यक्ष थे। आगे बात करें तो एक टेरेल्स का मतलब होता है थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। ये एक ऐसा स्टेशन था जहाँ से रॉकेट को लॉन्च किया जाता था। इसकी स्थापना की गई थी 1962 में, और कहाँ पे की गई थी? केरल राज्य में, और केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के थुम्बा नामक स्थान पर। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नाम से भी जाना जाता है किसको? थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन को। यह वह स्टेशन था जहाँ से भारत का पहला, जिसको नाइक अपाचे जो रॉकेट था, जो कि एक साउंडिंग रॉकेट था, उसका टेस्टिंग किया गया था, वहीं से प्रक्षेपित किया गया था। कहाँ से? थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से। इसके बाद में इसरो की स्थापना होती है 15 अगस्त 1969 को। याद रखना है कि जो इसरो है, इसरो की जो स्थापना है वो 15 अगस्त 1969 को की गई थी, और जिसका पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आपसे पूछा जाए कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है, तो वो है बेंगलोर, कर्नाटक में। वर्तमान में इसरो के 10वें अध्यक्ष हैं, यानी कि ये 10वें अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में, जिनका नाम है डॉक्टर एस सोमनाथ। इनसे पहले 90 जो अध्यक्ष थे उनका नाम था के सिवन। इसरो के बाद में बात करें तो अंतरिक्ष आयोग की स्थापना की गई 1972 में। किसके द्वारा? अंतरिक्ष आयोग के द्वारा जो अंतरिक्ष विभाग है उसकी स्थापना की गई थी 1972 में। अब हम बात कर रहे थे आर्यभट्ट की, तो 1978 में भारत ने अपना पहला प्रायोगिक उपग्रह, जिसका नाम था आर्यभट्ट, यूएसएसआर की सहायता से सफल प्रक्षेपण किया गया था। तो यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, तो वो था आर्यभट्ट। किसकी सहायता से लॉन्च किया गया था? तो यूएसएसआर की सहायता से। और कब किया गया था? 1978 ईस्वी में लॉन्च किया गया था। 3 बातें हैं आपको याद रखनी है कि पहला जो भारत का मिशन था वो था आर्यभट्ट, किसकी सहायता से? यूएसएसआर की सहायता से प्रक्षेपित किया गया था, और कब किया गया था? 1978 में किया गया था। अगला आता है भास्कर 1 को 1979 में क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। देखो, ये था भारत का प्रायोगिक सुदूर संवेदी उपग्रह था कौन? भास्कर 1, और इसको भी यूएसएसआर की सहायता से ही क्या किया गया था? प्रक्षेपित किया गया था। अगला बात करते हैं तो रोहिणी श्रृंखला के जो उपग्रह हैं वो 1980 में लॉन्च किए गए थे भारत के स्वदेश निर्मित प्रक्षेपण यान सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 SLV-3 के द्वारा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि स्वदेश निर्मित उपग्रह जिसका नाम था SLV-3 यानी कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा कौन से उपग्रह लॉन्च किए गए थे? तो रोहिणी श्रृंखला के उपग्रह को लॉन्च किया गया था। और कहाँ से लॉन्च किया गया था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। आपको पता होगा कि हमारा जो अभी चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया है वह इसी स्टेशन से लॉन्च किया गया है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ही लॉन्च किया गया है। आगे चले तो इनसेट 1 का मतलब होता है कि जो हमारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं वो, तो 1982 में लॉन्च किए गए थे इनसेट 1A, जिनको संचार उपग्रह कम्युनिकेशन सैटेलाइट बोलते हैं। नासा की सहायता से प्रक्षेपित किया गया था, लेकिन जो पहला प्रयास था वो असफल रहा था, यानी कि जो इनसेट 1A है वो असफल रहा था। आगे इनसेट 1 भी लॉन्च किया गया 1983 में, वह भी नासा की सहायता से ही लॉन्च किया गया था, और इनसेट 1 भी क्या रहा था? सफल उपग्रह रहा था। राकेश शर्मा की बात करें तो अंतरिक्ष में जाने वाला भारत का प्रथम व्यक्ति था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो वो था राकेश शर्मा, लेकिन भारत ने नहीं भेजा था। 1984 में यूएसएसआर की सहायता से राकेश शर्मा को अंतरिक्ष में भेजा गया था।
आगे बात करें तो ASLV जो हमारा पहला था वो था SLV यानी कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और ASLV था ऑग्यूमेंटेड यानी कि जो SLV था उसी में क्या किया गया, अपग्रेड किया गया और उसका नाम दिया गया ऑग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। 1987 में भारत ने ASLV का सफल क्या किया था, प्रक्षेपण किया था। आगे चलते हैं तो आगे देखो IRS-1A। IRS का मतलब होता है इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। IRS-1A जो सैटेलाइट था वो 1988 में लॉन्च किया गया था। ये पहला सुदूर संवेदी उपग्रह, भारत का पहला सुदूर संवेदी उपग्रह था जो कि USSR की सहायता से लॉन्च किया गया था। अब ASLV के बाद में आता है PSLV। अभी यहाँ पे हम टाइमलाइन पढ़ रहे हैं, आगे हम चलेंगे तो जितने भी हमारे उपग्रह हैं उन सबको डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा टाइमलाइन देख रहे हैं कि कब कब कौन कौन सा डेवलपमेंट हुआ। तो PSLV की बात करें तो 1994 में PSLV का सफल प्रक्षेपण किया गया। PSLV का मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसके बाद में आता है GSLV, और GSLV को इसरो का बाहुबली भी कहा जाता है। 2001 में GSLV का सफल प्रक्षेपण किया गया था, और GSLV का मतलब है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो सबसे पहले था SLV, फिर ASLV, फिर PSLV और फिर GSLV। तो ये 4 लॉन्च व्हीकल बनाए गए हैं अभी तक इसरो के द्वारा। बात करें चंद्रयान-1 की तो ये 2008 में लॉन्च किया गया था, लूनर मिशन था। इसरो ने प्रथम अंतर्ग्रही मिशन चंद्रयान-1 का सफल संचालन किया था 2008 में। इसके बाद में बात करें IRNSS-1A। देखो इसका मतलब क्या है, इंडिजिनस नेविगेशनल सिस्टम है IRNSS, जिसको नाविक के नाम से जाना जाता है, नाविक के नाम से जाना जाता है। जैसे हमारा जो मतलब अमेरिका का है GPS, जैसे GPS है उसी प्रकार से नाविक हैं, लेकिन ये केवल हमारे लोकल हैं, यानी इंडिया के लिए ही काम करेगा। 2013 में बनाया गया था। IRNS-1A का सफल प्रक्षेपण किया गया था, यानी IRNS-1 उपग्रह लॉन्च किया गया था किसके लिए, नाविक के लिए। और IRNS जो है IRNSS, तो इसका मतलब होता है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इसके बाद में मंगलयान मिशन था भारत का, 2013 में लॉन्च किया गया था, जिसको MOM के नाम से भी जाना जाता है, यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन। इसका सफल प्रक्षेपण किया था 2013 में। इसके बाद में 2014 में इसरो ने क्रायोजेनिक इंजन का निर्माण किया, स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया। उसके बाद में आता है RLV-TD यानी कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, यानी कि आज हम जो सैटेलाइट भेजते हैं वो सैटेलाइट दोबारा उपयोग में नहीं लाए जा सकते, लेकिन अब इसरो ध्यान दे रहा है रीयूजेबल जो लॉन्च व्हीकल है उन पे, यानी कि जो सैटेलाइट को छोड़ के वापस क्या जाए, हमारे पास आ जाए और फिर से हम उनका यूज कर सकें। 2016 में इसरो ने इसका सफल प्रक्षेपण कर लिया है, अभी इस पर और रिसर्च चल रहा है। आगे बात करें तो 104 उपग्रह, देखो 2017 में इसरो ने 104 उपग्रह एक साथ सफलतापूर्वक स्थापित किए थे, और ये विश्व रिकॉर्ड बनाया था कि एक साथ 104 उपग्रह लॉन्च किया। कब किया था, 2017 में। इसके बाद में चंद्रयान-2 की बात करें तो 2019 में भारत के द्वारा लॉन्च किया गया था, जो कि आंशिक रूप से असफल रहा था, क्योंकि जो लैंडिंग थी वो क्रैश हो गई थी, लेकिन जो चंद्रयान-2 है उसका जो ऑर्बिटर है वो काम कर रहा था, इसलिए आंशिक सफल रहा था। और उसी जो ऑर्बिटर है उसको हम चंद्रयान-3 में यूज़ कर रहे हैं अभी। इसकी में बाद में बात करते हैं SSLV की, तो 2022 में भारत के द्वारा SSLV प्रक्षेपित किया गया, और जो कि असफल रहा, यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अभी आगे इस पे डेवलपमेंट और चल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का संगठन, यानी कि जो हमारा इसरो है वो उसमें कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो देखो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर के नीचे स्पेस कमीशन होता है, स्पेस कमीशन होता है। स्पेस कमीशन में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस होते हैं बहुत सारे, जिसमें सबसे ऊपर है इसरो। इसरो में बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, देखो जैसे कि VSSC, इसका मतलब होता है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। फिर आता है LPSC यानी कि लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर। इसके बाद में अगला आता है SDSC, SDSC का मतलब होता है सतीश धवन स्पेस सेंटर।
फिर आता है URSC। URSC का मतलब होता है UR राव सैटेलाइट सेंटर। फिर आता है SAC, इसका मतलब होता है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। फिर आता है NRSC। NRSC का मतलब होता है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। फिर आता है HSFC, इसका मतलब होता है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर। फिर आता है IPRC। IPRC का मतलब होता है इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स। इसके बाद में आता है IISU का मतलब होता है इसरो इनर्शियल सिस्टम यूनिट। फिर है ISTRAC, इसका मतलब होता है इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क। फिर आता है MCF यानी कि मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। DECU का मतलब होता है डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल कम्युनिकेशन यूनिट। इसके बाद में आता है LEOS, इसका मतलब होता है लेबोरेटरी फॉर ऑप्टिक्स सिस्टम। और फिर अगला आता है IIRS का मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस इसरो के अंडर में काम करती है, जो कि एक सैटेलाइट को डेवलपमेंट से लेके ये लॉन्च करती है। इसके बाद में बात करें तो यहाँ पे देखिए, ये हमारी एंट्रिक्स एक स्पेस एजेंसी है इसरो के अंतर्गत, जो कि जितने भी कॉमर्शियल डील्स होती है वो एंट्रिक्स के द्वारा की जाती है। जैसे कि किसी अन्य देश का कोई सैटेलाइट लॉन्च करना हो तो उसका काम किसका है? एंट्रिक्स का है। इसके अलावा एक NSIL और बनाया गया है कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड कंपनी। तो ये क्या करती है, जो भी सैटेलाइट होता है उसको असेंबल करने का काम NSIL का रहता है। इसके अलावा कुछ ऑटोनोमस बॉडीज़ भी हैं इसरो के अंतर्गत। तो देखो वो कौन कौन सी हैं। पहली है PERL यानी फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, जहाँ पे रिसर्च की जाती है। फिर है NARL का मतलब होता है नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी। NESAC जो कि क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। फिर है IIST यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये इस प्रकार से ये एक पूरा संगठन है किसका? अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का इंडिया के अंतर्गत। आगे बात करें हम इसरो के अध्यक्षों की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से अध्यक्ष रहे हैं अभी तक। तो आपको याद रखना है कि टोटल अब तक हमारे इसरो के अंतर्गत 10 अध्यक्ष रहे हैं। पहले अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर विक्रम साराभाई थे, और अभी जो वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर S सोमनाथ, और इनसे पहले थे डॉक्टर के सिवन। तो टोटल 10 हैं, जिसमें पहले थे डॉक्टर विक्रम साराभाई, 90 थे डॉक्टर के सिवन, और अभी वर्तमान में है S सोमनाथ। तो ये हमने जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी है उसकी शुरुआत की है। आगे हम किस किस प्रकार के सैटेलाइट हैं, कौन कौन से ऑर्बिट होते हैं, कौन कौन से जो मिशन हैं इंडिया के भेजे गए हैं, उनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा जो हम अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पढ़ रहे हैं वो। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और आगे ये वीडियो जो सीरीज़ हैं वो जारी रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। तो धन्यवाद दोस्तों, और स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यहाँ तक आए हो तो एक लाइक और एक शेयर तो बनता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।